दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 19 मई 2020। महत्वपूर्ण परीक्षाओं जुड़ी खबरें, करंट अफेयर्स हम सुबह के इस वीडियो में देखते हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि कल मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई। उसमें कहा गया कि जितने भी आयोग या जो भी संस्थाएं जो परीक्षा लेती हैं प्रदेश में, वो अभी तक जितनी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके परिणाम जल्द से जल्द जारी कर दें। इसके अलावा इंटरव्यू या प्रीलिम्स जिनका रिजल्ट आ रहा है, उनकी मुख्य परीक्षा या फिर जो परीक्षाएं स्थगित की गई हैं उनकी डेट निर्धारित करने के लिए अलग से दिशा निर्देश दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। तो निश्चित है यह कि जून में तो कोई परीक्षा नहीं होनी है आपकी, लेकिन उसके बाद अगर स्थिति सामान्य होती है तभी कोई परीक्षा के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा यूपीएससी क्या करता है, 20 मई के बाद उसने कहा है कि एक विश्लेषण रिपोर्ट वो जारी करेगा, उसके बाद निर्णय लेगा। तो उसकी प्रतीक्षा है सबको कि यूपीएससी क्या करता है, और अभी तो उसी को सब फॉलो करेंगे। फिलहाल सरकार की तरफ से जो कहा गया है, इसका मतलब है कि यूपीएससी, यूपीपीएससी या अन्य जो संस्थाएं परीक्षा लेती हैं, जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके परिणाम अब देंगी। तो इसी क्रम में 2018 मुख्य परीक्षा भी जारी होगा बहुत जल्द। ठीक है, इस सप्ताह जारी हो सकता है आपके 2018 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट, इसलिए आपको अभी से हम शुभकामनाएं देते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, ये मैं बताना चाहता था, काफ़ी लोग जो अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लिए हैं, मेरा जो है रेफरल कोड डालकर UD10, वो मुझसे संपर्क करके मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं कोर्स संबंधी। 9453775039। एक बार फिर नंबर बोल रहा हूँ, 9453775039। ये व्हाट्सअप नंबर है, इससे संपर्क करके अगर कोई वहाँ पर डाउट हो या कोई चीज़ समझ में आ रही हो मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस मैं आपको अलग से कुछ प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मुझसे अवश्य संपर्क करें आप। ठीक है, वहाँ पर प्लस कोर्स में अगर आप ले रहे हैं तो, बाकी तो सब फ्री है ही। चलिए आज के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। देखिए 19 मई को कोई ऐसा दिवस नहीं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि टू द पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बकवास नहीं, सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण हो। चाहे प्रीलिम्स लिख रहे हो, चाहे मेंस लिख रहे हो, आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको जानकारी चाहिए होगी। तो इजराइल से दो महत्वपूर्ण खबरें आ रही करंट अफेयर्स की। पहली कि चीनी राजदूत दुबई अपने आवास पर मृत पाए गए। चीनी राजदूत जो इजराइल में थे, इजराइल में जो दूतावास है तेल अवीव में, ये मृत पाए गए। हालांकि मृत होने का कारण अभी नहीं पता है। इनकी नियुक्ति कोविड-19 जो चल रहा है प्रकोप, इसी में फरवरी 2020 में हुई थी। ठीक है, तो मृत्यु का कारण 1-2 दिन में अगर क्लियर होता है तो बताएंगे। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कईसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, पूछ सकता है। तो ये 5वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ इन्होंने ली। आपको बता दूँ, इजराइल दोस्तों, इजराइल की संसद को कनेसेट कहते हैं, और ये यहाँ पर भारत की तरह संसदीय लोकतंत्र है, अर्थात राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री यहाँ पर भी होते हैं। इसकी संसद क्या कहते हैं? कनेसेट कहते हैं। इजराइल की जो राजधानी है यरूशलेम है। फिलिस्तीन के साथ विवाद है यरूशलेम, क्योंकि फिलिस्तीन यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है। दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है यरूशलेम, ठीक है, धार्मिक दृष्टि से। अगर हम मानचित्र से समझना चाहें इजराइल की स्थिति को, तो आप देखेंगे ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, इसके पूर्वी छोर पर ये इजराइल स्थित है। जो ये कलर आपको दिख रहा है, ये इजराइल का है। ये वेस्ट बैंक जो है दोस्तों, जो ये जॉर्डन आपको दिख रहा है, ये डेड सी है, और डेड सी के बगल में ये क्या है? वेस्ट बैंक है। ये वेस्ट बैंक, और यहाँ पर आपको गाजा पट्टी दिख रही होगी, थोड़ी सी ये पट्टी आपको दिखाई जो दे रही है, गाजा पट्टी है। ये दोस्तों अक्सर चर्चा में रहता है, क्योंकि यही फ़िलिस्तीन के क्षेत्र हैं। फ़िलिस्तीन यही, हालांकि फ़िलिस्तीन बहुत सारे क्षेत्र पर अपना हक जमाता है, हक मानता है। इजराइल ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, ऐसा फ़िलिस्तीन करता है, कहता है। 2011 में जब से फ़िलिस्तीन यूनेस्को का सदस्य बना है, तब से काफ़ी और ज़्यादा विवाद बढ़ गया है। यहाँ तक कि ये स्थिति आ गई कि इजराइल और अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया, सदस्यता छोड़ दी और यूनेस्को को एकदम कबाड़ संस्था बता दिया।
किसी दिन हम इजराइल और फ़िलिस्तीन के मध्य क्या विवाद है, क्यों है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये हम ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो आपको अवश्य पता होने चाहिए, जैसे इजराइल और सीरिया के मध्य का गोलन हाइट्स, ये इजराइल है और ये है सीरिया। सीरिया किधर स्थित है? उत्तर पूर्व में जॉर्डन है, जॉर्डन आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम दक्षिण में जाएं तो दक्षिण में यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में इजिप्ट स्थित है, मिस्र स्थित है। और दक्षिण में आप जाएंगे तो यहाँ पर अकाबा की खाड़ी है, ठीक है, अकाबा की खाड़ी, रेड सी। अब इस नक्शे में देखिए, उसमें क्लियर नहीं आपको दिख रहा था, ये इजराइल है, ठीक है ना, इजराइल है, राजधानी यरूशलेम, ये वेस्ट बैंक और यहाँ पर गाजा पट्टी है, ये फ़िलिस्तीन के क्षेत्र हैं आधिकारिक, जिनको लेकर के हमेशा चर्चा में ये रहते हैं। कुछ वर्ष पूर्व काफ़ी गाजा पट्टी में इजराइल ने हमले भी किए थे, गाजा पट्टी से इजराइल पर भी हमले हुए थे, हालांकि वो बीती बात हो गई। ये लेबनान है, ठीक, अगर उत्तर में देखें लेबनान, ठीक, लेबनान की राजधानी बेरूत है। दमिश्कस है, दमिश्कस किसकी राजधानी है? सीरिया की, ये सीरिया है। और यहीं बीच में ही गोलन हाइट्स स्थित है। इसके दक्षिण में ये अकाबा की खाड़ी यहाँ पर आपको दिखेगी, और ये रेड सी है, लाल सागर है, अकाबा की खाड़ी, ये गल्फ ऑफ अकाबा। देखिए, मानचित्र दिखाने का मेरा केवल ये मकसद रहता है कि आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो कभी ऐसा प्रश्न आए तो आपको याद रहना चाहिए। तुर्की है, यहाँ पे टर्की, ये साइप्रस है मेडिटेरियन सी में, ग्रीस यहाँ पर किनारे खड़ा है, बैठा है, जो भी समझ लीजिए, ये कायरो है, अक्सर चर्चा में रहता है, जॉर्डन है, सीरिया है, इराक है, ओके, यहाँ पर ये देखिए छोटा सा बैठा हुआ कुवैत है, सऊदी अरबिया है। कुल मिलाकर आपके माइंड में एक नक्शा ये रहना चाहिए, जब भी आए तो आप इस नक्शे को याद कर लें, आपको सब याद हो जाए। तो रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को 49% से बढ़ाकर 74% करने की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। कितनी कर दी गई है? रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति 49% से बढ़ा करके 74%, पहले 49 थी, अब 74% करने की घोषणा कर दी गई है। अगली महत्वपूर्ण है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 रिपोर्ट कौन जारी करता है? FAO, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा यह जारी होता है। कब जारी किया गया? 13 मई 2020। प्रति 5 वर्ष में जारी होता है, याद रखिएगा, 5 वर्ष बाद जारी हुआ है तो परीक्षाओं के लिए तो अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात है कि 1948 से जारी होता है। कब से? 1948 से। FAO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? रोम, इटली में, इटली की राजधानी रोम में स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये तो आप जान ही गए होंगे, संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है। इसकी जो स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय रोम में 1951 में गया था। शुरू में जब 1945 में जब स्थापना हुई थी, तब से लेकर के 1951 तक ये वाशिंगटन इसका मुख्यालय था। हालांकि इसकी जो स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, क्यूबेक जो शहर है कनाडा का, वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पर एक बैठक में इसकी स्थापना का निर्णय लिया गया था, स्थापित किया गया था। और 1948 से ही ये रिपोर्ट FRA की FRA जो है ये प्रस्तुत कर रहा है। प्रति 5 वर्ष में आती है रिपोर्ट ये। FRA 2020 जो रिपोर्ट है, इसकी महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। 1990 के बाद से, देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, 1990 के बाद से दुनिया में 178 मिलियन हेक्टेयर वन, जो कि लीबिया जो देश है उसके क्षेत्रफल के बराबर है, नष्ट हो गए। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। 1990 के बाद से दुनिया में, चूँकि शहरीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ा है, नगरीकरण बढ़ा है बहुत ज़्यादा दुनिया में, और जनसंख्या भी बढ़ी है, दुनिया में 178 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए, लीबिया के क्षेत्रफल के बराबर। ये पूछा जा सकता है, ये रिपोर्ट में है। 2015 से 20 में जो वन की हानि की जो दर रही, अर्थात जो ये रिपोर्ट आई है 2015 से 20 के लिए,
वन हानि की दर 10 मिलियन हेक्टेयर रही। अर्थात वन की कटाई की दर जो 2010 से 15 के बीच जो आई थी, जो इसके पहले रिपोर्ट, उसकी तुलना में घटी है। अर्थात वनों की कटाई घटी है। पहले कितनी थी? 12 मिलियन हेक्टेयर ये दर थी, अब कितनी हो गई? 10 मिलियन हेक्टेयर हो गई। सर्वाधिक वन कटाई या वन हानि की दर कहाँ पर है? तो अफ्रीका में। 2010 से 20 के मध्य, सन 2010 से 2020 के मध्य सर्वाधिक वन की कटाई दर कहाँ पे? अफ्रीका में। और वृद्धि कहाँ पर हुई सबसे ज़्यादा? तो एशिया में सर्वाधिक वृद्धि हुई, उसके बाद ओशिनिया में। तीसरी बात है, विश्व में वन क्षेत्रफल कितना है अगर पूछे तो 4.06 बिलियन हेक्टेयर। ये बिलियन है, बिलियन हेक्टेयर है, जो कि पूरे विश्व में जो भूमि का क्षेत्रफल है उसका 31% भाग पे वन है प्रति व्यक्ति। अभी मैं भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात नहीं करूँ, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप, वो अलग से पढ़िएगा। विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और कितने हैं? कुल वन क्षेत्रफल का 45% उष्णकटिबंधीय वन है। इनमें भी जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो वन है, जो वर्षा वन है, वो सबसे ज़्यादा है। विश्व के 54% से अधिक वन केवल 5 देशों में विस्तारित हैं। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अर्थात विश्व के जो 54% से अधिक वन हैं वो केवल 5%, जो 5 देश हैं उन्हीं में विस्तार इनका पाया जाता है। कौन कौन? रूस, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए, चाइना। याद रखिएगा इसको, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए और चाइना। इन 5 देशों में विश्व के कुल 54% से अधिक वन का क्षेत्रफल विस्तारित है। और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं। अर्थात 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अवश्य, अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा। ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में, उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है। तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो UD10 आप याद रखिएगा, रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।